Good morning, guys. This is CA Rajiv Kumar, and this is lecture 2 in the series of the NGO. So, in the last class, in the last lecture, we have discussed about what is NGO and what is Section 215. Let's revise a little bit that an NGO is a non-government organization, is legally constituted, organized, created to an individual or a group. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एनजीओ जो होता है वो किसी एक पर्सन के द्वारा या लोगों के ग्रुप द्वारा एक ऐसी संस्था होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है और जिसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव जो होता है वो सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चर, इकोनॉमिकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए होता है। दैट्स कॉल्ड एनजीओ। एनजीओ में इतने तरह के वर्क है कि जिसको किसी एक डेफिनेशन में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसमें मेन क्या है कि पहले ये देखा जाता है कि कोई कार्य कर रहा है या नहीं, उसके कोई एक्टिविटी कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर द एक्टिविटी डन बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 215 ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और घर के अपने बच्चों को भी लोग खाना खिलाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करते? दिस इज एनजीओ एक्टिविटी? नो, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है कि अपने बच्चों, अपने परिवार को पालना। बट बाहर अगर किसी कोई गरीब का बच्चा है जो सड़क पे अकेला है या फिर किसी गरीब फैमिली में रहता है, किसी स्लम एरिया में रहता है, उनकी अच्छी शिक्षा दिलवाना, उनको खाना पिलाना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। एक्चुअली हमारी ड्यूटी नहीं है। हाँ, वॉलंटरी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट हमारी ड्यूटी नहीं है कि नहीं, हमें करना ही करना है। इस केस में अगर हम उसकी हेल्प करते हैं और उन लोगों का भरण पोषण करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैरिटेबल एक्टिविटी, जो कि सेक्शन 215 में कवर है, जिसका सेक्शन 215 सबसेक्शन 15 का पार्ट ए कहता है कि रिलीफ टू पुअर, किसी भी तरह से बेनिफिट अगर आप देते हैं पुअर को तो वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसी के लिए जो भी अगर हम किसी भी तरह की चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं तो इसके ऊपर रेगुलेशंस होने बहुत जरूरी है। कोई भी एनजीओ है उसके ऊपर रेगुलेशंस होने बहुत जरूरी है। बहुत सारी संस्था ऐसे खोल दी जाती है जिसका मेन मोटिव चैरिटेबल एक्टिविटी होता ही नहीं है और सिर्फ इनकम टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए वो इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसमें बिना एक्टिविटी के ही उसमें डोनेशन लेते रहते हैं। तो इस केस में ये देखा गया है कि सेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे सेक्शंस निकाले हैं जो कि सेक्शन 11 से 13 तक कवर करता है, 215 कवर करता है, 1023C कवर करता है, जो कि ये सारी बातें कवर करता है कि कोई भी संस्था अगर चल रही है तो वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन चलनी चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर से एनजीओ कहलाने का कोई हक नहीं है और उसका रजिस्ट्रेशन एज एनजीओ कैंसिल भी हो सकता है। अच्छा, एनपी और एनजीओ में कंफ्यूजन नहीं है, एक ऐसी संस्था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एज वेल एज एनजीओ ही भी कहलाती है। इसके लिए कोई अलग से डिफरेंसेस नहीं है। तो मेन क्या था सेक्शन 215 का मेन जो चैरिटेबल पर्पस है ये कहां लिखा हुआ है? अब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई भी एक्टिविटी है वो चैरिटेबल एक्टिविटी है या नहीं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आखिर ये बात कहीं ना कहीं तो लिखी होनी चाहिए, ये कोई ना कोई ये बात कहीं ना कहीं तो ये बात लिखी होनी चाहिए। तो ये बात लिखी हुई है सेक्शन 215 के अंदर में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो क्लियरली ये बताता है कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाती है। पहला जैसे था रिलीफ ऑफ पुअर, अगर हम किसी भी गरीब व्यक्ति की हेल्प करते हैं जो कि किसी भी तरह से समाज द्वारा प्रताड़ित है, जैसे किसी तरह गरीबी है, फॉर एग्जाम्पल एक स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, उनको हमने फूड खिलाया, वो चैरिटेबल एक्टिविटी है। किसी वहां पे अगर कोई महिलाएं हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको कोई रोजगार जैसा प्रोवाइड करके, जैसे एक लघु उद्योग जिसको कहते हैं, प्रोवाइड करके उनको ट्रेनिंग दे करके और किसी भी तरह से हेल्प करना, ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। इसी तरह से एजुकेशन देना, किसी भी तरह के हम एजुकेशन देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट आता है। एजुकेशन क्या चीज है? एजुकेशन का मतलब होता है कोई भी तरह का बदलाव जो कि उस तरह से एजुकेशन देने से पहले उसके अंदर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक जगह पर एक संस्था खोली
जिसके अंदर जहां पे मैंने कहा कि मैं जितने भी गरीब बच्चे हैं वहां उनको मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा कि उन बच्चों में जब हम कंप्यूटर सिखा देंगे तो उनके अंदर की स्किल डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर की स्किल डेवलप हो जाएगी, जो कि समाज में जाकर के जब वो काम करेंगे तो बिना सीखे जो वो अर्निंग कर रहे थे और सीख करके जो अर्निंग कर रहे थे उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। समझते इस बात को? तो ये क्या है, एक तरह से एजुकेशन। योगा 2015 में से पहले योगा इसमें नहीं था और 2015 के बाद योगा को ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ ये पहले ये जनरल पब्लिक जीपीयू के अंदर आता था, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जो कि अब क्लॉज जी बन गया है, योगा को सी में रखा गया है। तो योगा एक तरह से हमारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया है योगा को, और इससे बहुत हद तक ये देखा गया है कि इससे मेडिकल रिलीफ भी मिलता है, मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, इसीलिए इसको एक चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर रखा गया है। मेडिकल रिलीफ आप सभी जानते हैं कितनी सारी संस्थाएं हैं जो कि मेडिकल कैंप, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, मेडिकल के हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाती है, वो सारी इसमें कवर, इसके डिटेल में आगे जाकर के डिस्कस होगा। अगला है ई पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। किसी भी तरह से अगर हम कार्य कर रहे हैं, किसके लिए? जिससे देखा होगा बहुत सारी संस्था होती है जो गली में घूमने वाले कुत्तों को और इन सबको रिहेबिलिटेट करके उनका, अगर कोई बीमार है उनका इलाज कराती है और उनकी सेवा करके फिर उनको केयर सेंटर्स में केयर करने के लिए रखती है। इसी तरह से बहुत सारे आपने देखे होंगे, गौशाला वगैरह भी खुल गई आज के टाइम पे। इसी तरह से जैसे पानी का, किसी तालाब में पानी गंदा हो जाता है, बहुत सारे एनजीओ क्या करती है, उस तालाब की सफाई करवाती है और जिससे कि उसमें गंदगी ना हो। गंगा प्रोजेक्ट भी इसी का एक पार्ट है। तो ये सब भी एक एनजीओ की डेफिनेशन, ये सब भी एक चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में आता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी तरह का कोई धरोहर है, जैसे कि हमने बहुत सारे देखे जैसे लाल किला वगैरह, ये सब और भी बहुत तरह के मॉन्यूमेंट्स है, उसकी हम अगर देख रेख करते हैं, उसको अगर हम रखते हैं जिसकी वजह से उसके खराबी ना हो, या अगर टूट फूट हो गए तो उसका अगर हम रिपेयर कराते हैं, ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये जी पॉइंट था जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी जो जनरल पब्लिक की भलाई के लिए हो। अब ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर कवर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि देखिए हम इंडिविजुअल करके कोई शिकायत, इंडिविजुअल जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, उनको ये बताते, उसमें से कुछ लोग निकल करके आते हैं, वो कहते हैं हम एक संस्था बनाते हैं जिससे कि हम अपनी बात जो है एज ए ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये क्या है, अगर हम देखें, ना तो रिलीफ टू पुअर है, ना एजुकेशन है, ना योगा है, ना मेडिकल रिलीफ है, ना प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट है, ना प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये है क्या, ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने वर्कर की हेल्प के लिए, ये भी एक तरह से एनजीओ के अंदर रजिस्टर, ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी ही कहलाएगी। लेकिन ये देखा जाएगा कि वो जो संस्था बनेगी सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए नहीं बनेगी, वो एज ए होल, अगर कोई भी संस्था ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए कार्य करती है, तो ऐसी संस्था को चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर नहीं रखा जाता। फॉर एग्जाम्पल आरडब्ल्यूए है, आरडब्ल्यूए जो है वो एक ऐसी संस्था है, वो भी एक तरह से सोसाइटी के अंदर रजिस्टर होती है और अपने लोगों को हाँ, एक आरडब्ल्यू है, वो भी एक तरह से एक रजिस्टर्ड संस्था होती है जो कि अपने यहाँ पर वहां के जो जितने भी लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर में, उनकी भलाई के लिए काम करती है। अब इसको एक बात है कि चैरिटेबल एक्टिविटी में कहा, चैरिटेबल पर्पस के लिए कहा जाएगा, सेक्शन 215 कवर करता है। तो उस केस में भी यही होता है कि हम उनके जैसे कि साफ सफाई करवाना, गार्डन को सफाई करवाना, किसी तरह से अगर कोई और एक्टिविटी है करवाना, नहीं, क्योंकि वो इसलिए कवर नहीं हो सकता कि वो जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए लोग सिर्फ अपने लोगों के लिए करते हैं। अगर वो बाहर से कोई पर्सन आ जाए, उसकी भलाई के लिए वो कार्य नहीं करेंगे, वो कहेंगे सोसाइटी के बारे, हम किसी और सोसाइटी के बारे में भी काम नहीं करेंगे। वो जो आरडब्ल्यू है, रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो सिर्फ अपने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह की संस्था को भी
ऐसी संस्था जो कि ट्रेड यूनियन की तरह होती है या किसी तरह से बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होती है, ये सब भी आरडब्ल्यूए के डेफिनेशंस में आते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग थी जो कि सेक्शन 215 कवर नहीं करता, बट वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी में सर्कुलर के द्वारा ऐड किया गया है। अब सर्कुलर आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट बीच बीच में सर्कुलर्स निकालती है, एक तरह से आदेश होता है कि ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज नॉन एक्सेप्टेबल है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो अब किसी भी तरह का स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम करते हैं, जैसे कि आपने एक जगह पे संस्था खोल ली जो कि बच्चों को क्रिकेट सिखाती है बहुत ही नॉमिनल फीस लेकर के, जो कि जिससे कि उसके खर्चे कवर हो, उसका मेन मोटिव बिजनेस नहीं होना चाहिए। जो उसमें लोग जो जो जिन्होंने उनको बनाया है वो उसमें से एज पर सेक्शन 13 कोई भी विड्रॉल्स नहीं कर सकते, किसी भी तरह से इनकम नहीं निकाल सकते, और जो भी पैसा आएगा उसी पे खर्च करेंगे। अगर इस मोटिव के साथ कोई भी संस्था बनाई जाती है जिनका मेन मोटिव होता है स्पोर्ट्स को डेवलप करना, तो सीबीटीटी सर्कुलर 395 के थ्रू ये भी कवर कर लिया गया है। हाँ, इसको 215 सेक्शन के अंदर जगह नहीं मिली है, बट ये भी एक एक्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, चलिए, एक नेक्स्ट चीज ये थी कि हम किसी भी तरह का अगर कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू हमारी कुछ इनकम जनरेट हो जाती है। अब बोलेंगे कैसे पॉसिबल? फॉर एग्जांपल, मैं एक एनजीओ हूं जो कि मैं एक एनजीओ हूं जो कि एक गरीब संस्था, एक एनजीओ जो कि गरीब लोगों के लिए कार्य करता हूं, ठीक है, और उसकी एक बुकलेट निकलवाता हूं कि जी देखिए एनुअल, जिसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट, उसमें अगर हम किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट वगैरह आया या कुछ और आया या किसी ने कुछ अलग से पैसे दिए कि जी ठीक है जी मेरा नाम भी इसमें डाल दीजिए, इससे इनकम जनरेट होती है एडवर्टीजमेंट से, या फिर बुकलेट को हमने 10-20 रुपए में सोल्ड कर दिया, इस तरह से हमारी इनकम जनरेट होती है कुछ। तो क्या ये बिजनेस कहा जाएगा? क्या ये एनजीओ एक्टिविटी कही जाएगी? देखिए, कोई भी एक्टिविटी इफ इट इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एनजीओ एक्टिविटी, चैरिटेबल पर्पज एक्टिविटी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि बच्चों मात्र 10 रुपए आपको देने हैं और आपको पूरी की पूरी जितनी भी आपके कोर्स की बुक्स हैं हम प्रोवाइड करेंगे। अब 10 रुपए तक, जैसे आपने, चलिए छोड़िए, इससे भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपने बहुत सारे क्लिनिक्स देखे हैं जिसमें एक डॉक्टर होता है जो कि मात्र 10 रुपए 20 रुपए फीस चार्ज करते हैं। आई क्लिनिक बहुत देखे गए हैं इस तरीके के कि 10 रुपए 20 रुपए चार्ज करते हैं और लोगों की आंखों का चेकअप करते हैं और ऑपरेशन वगैरह भी बहुत कम रेट में करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो 10 रुपए 20 रुपए जो चार्ज करते हैं, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई? क्या उस डॉक्टर के देखने की फीस मात्र 20 रुपए है? उसके एक्चुअल में अगर वो कहीं और सिटिंग करता है तो फीस 300-400 रुपए होती है। वो सिर्फ 10 से 20 रुपए में चैरिटेबल पर्पज से वो आपका इलाज कर रहा है। ठीक है। तो ये जो क्या है, ये एक एनजीओ की एक्टिविटी में आएगा, किसी भी तरह का बिजनेस जो कि इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट है वो एनजीओ की एक्टिविटी में माना जाएगा। बट ये सारी बातें जो कही जाएगी वो ABCDEF तक कही जाएगी, जी में नहीं। सेक्शन 215 में ABCDF तक अगर कोई भी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी तरह का बिजनेस जो कि मेन पर्पज से रिलेटेड हो, जैसे हमने मेडिकल रिलीफ में फ्री में इलाज किया बट हमने चश्मे के पैसे ले लिए, हमें एजुकेशन में हमने एजुकेशन फ्री में दी बट हमने क्या करा, हमने एजुकेशन फ्री में दी बट बुक्स के पैसे ले लिए। ठीक है। योगा क्लासेस में हमने क्या करा, बहुत थोड़े बहुत नॉमिनल 10-20 रुपए 100-200 रुपए ऐसे चार्ज कर दिए, जो कि मेन मोटिव हमारा अर्निंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए कि कितना प्रॉफिट तक अलाउड है। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली किसी केस में 5%, 10%, 20%, ये एक जनरल होता है। बट आप सोचिए, अगर हमारा खर्चा 100 रुपए है और हम अर्निंग 300 रुपए कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या लगता है? क्या चैरिटेबल मोटिव लगता है या फिर लगता है कि नहीं जी हम तो बिजनेस कर रहे हैं? तो हमारा जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए वो बहुत नॉमिनल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था कि जी के अंदर में लिमिटेशंस है
कि आप बिजनेस एक्टिविटी कितना कर सकते हैं, वो टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एनजीओ है, उसको 10 लाख रुपए मिलता है एज ए डोनेशन या एज ए फंड, ठीक है, या एज ए ग्रांट कहीं से मिलता है, तो उसमें से मात्र 2 लाख रुपए तक का उसका जो इनकम होगा वो बिजनेस बिजनेस रिसीट से हो सकता है। अगर उसके ऊपर हुआ तो वो जो एनजीओ है उस साल के लिए अपनी चैरिटेबल स्टेटस को खो देगी। इसका मतलब क्या हुआ, उस साल के लिए यह माना जाएगा कि उसके पास एनजीओ का सर्टिफिकेट है ही नहीं, और वो आम प्रोविजन में वो टैक्सेबल किया जाएगा। आम प्रोविजन में उसको टैक्सेबल कर देंगे, ये माना जाएगा कि उसके पास 12A टीजी का रजिस्ट्रेशन 12A का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे 12A वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने डेफिनेशन देख ली, सेक्शन 215 की डेफिनेशन, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी। अब प्रोवाइजो हम देखेंगे। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो वही बिजनेस एक्टिविटी की बात करता है कि सबसे पहले advancement of any other object of general public shall not be charitable purpose if it's involve carrying of any activity nature of trade commerce और बिजनेस। किसी भी तरह का ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस, किसी भी तरह की अगर एक्टिविटी हुई तो उसमें ये अपना चैरिटेबल स्टेटस खो देगा। बट गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है कि इसका टोटल जो परसेंटेज है 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस केस में वो बच जाएगा। और जैसे ही 20% से ज्यादा हुआ तो उस साल के लिए वो अपनी चैरिटेबल स्टेटस खो देगा। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, 2022 में आई थी, जिसके अंदर में चैरिटेबल जितने भी एनजीओ उसके हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करा गया था, और हर बात कही गई थी कि एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें डिस्कस करी गई थी। तो उसी में एक जजमेंट में एक बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ एसीआईटी वर्सेस Ahmedabad Urban Development Authority explained that any business activity while advancing the primary object shall also be considered as an incidental business activity under section 11(4)(a)। ये 11(4)(a) बाद में लिखेंगे। कोई भी तरह का अगर एक्टिविटी है, कोई भी तरह का बिजनेस है जो मेन ऑब्जेक्ट के इंसिडेंटल भी है, ठीक है, वो इसके अंदर में आप कवर इसके अंदर माना जाएगा, और उसके लिए एक बिजनेस एक्टिविटी को एक सेपरेटली सेक्शन 11(4)(a) में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 215 चैरिटेबल पर्पस, मेन मोटिव क्या है इस सेक्शन का? मेन मोटिव ये है कि पहला मोटिव ये हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह से बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ का दर्जा देने से रोका जाए। आप समझे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, उसके अंदर में एक मशीनरी बनती है, मैं क्या करता हूं, बहुत सारे लोगों को रख लेता हूं और कहते देखिए आप ये मशीन बनाइए, ठीक है, ये मशीनरी बनाइए, और ये मशीनरी बनाने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे, और ये मशीन आप बनाइए। जैसे ही वो मशीन बनती है वो लाखों रुपए में बिक जाती है, करोड़ों रुपए में बिक जाती है। तो ये आपको क्या लगता है कि इसका मेन मोटिव उनका स्किल डेवलपमेंट था, या मेन मोटिव इनका क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। इससे क्लियर ये हमें पता लगता है कि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था। तो इस तरह से चीजों को सेक्शन 215 इग्नोर करता है हमेशा। किसी भी तरह का अगर बिजनेस है, एक चीज ध्यान रखिए, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एक स्कूल है, अगर बुक्स अगर सेल करती है तो वो माना जाएगा इंसिडेंटल जो मेन ऑब्जेक्ट है। बट ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना हो जो उसके रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जांपल, उसने मोटर कार चलाना का ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कितना भी कहे नहीं नहीं मैं तो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कार चलाना सिखा रहा हूं, ये स्किल डेवलपमेंट है, ये भी नहीं, ठीक है, तो ये गलत माना जाएगा, ये इसके अंदर कवर नहीं होगा। और ये सिंपल सी बात है कि जो भी जीपीयू में जो पैरा जी था, क्लॉज जी था, सेक्शन 15 का, उसके अंदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर में कोई भी बिजनेस है उसकी इनकम 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि इफ 20% से ऊपर होगा तो क्या, वैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर कोई भी एक्टिविटी
अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी की इनकम 20% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट से हो गई है तो उसको माना जाएगा कि वो जो संस्था है वो चैरिटेबल उस साल के लिए है ही नहीं, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के अंदर में, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के अंदर में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। होप ये सब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन 215 में ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम अब इंडिविजुअल देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि रिलीफ टू पुअर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक एनजीओ बनाता हूं जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखता हूं रिलीफ टू पुअर। जी सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन पूरे देश की गरीबी नहीं मिटा सकता, कोई भी एनजीओ पूरे देश की गरीबी नहीं मिटा सकता है। तो उसको ये बात डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस पूरे गरीब जितने भी लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं उसकी पर्टिकुलर इस चीज को हम टच करेंगे और उसके लिए हम भलाई के लिए काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हम स्टार्विंग चिल्ड्रंस या भूखे भूखे बच्चों को हम खाना खिलाएंगे, ये एक एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम करेंगे उन गरीब बच्चों को एजुकेशन देंगे, ये भी एक तरह से एक्टिविटी मानी जाएगी। हम गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए उनको हेल्प करेंगे, उनको टूल्स देंगे, जैसे ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज को एक न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करेंगे, एक किट प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक्टिविटी मानी जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते रिलीफ टू पुअर है जी, ना हर चीज है। अगर आप कोई एनजीओ खोल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपके मन में क्लियर कट होना चाहिए। अगर रिलीफ टू पुअर क्लॉज के अंडर में आप काम करना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्लियर कट ये जरूर होना चाहिए कि रिलीफ टू पुअर के अंदर में आप क्या काम करेंगे। ये चीज क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये चीज आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो सरकार आपको एनजीओ का दर्जा नहीं देगी। सिर्फ वर्ड रिलीफ टू पुअर लिखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको एनजीओ का दर्जा दिया जाए। आपको ये बात डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये हम किस तरह से करेंगे, किस भाग को हम छुएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम जिस दिन एनजीओ बनाएंगे पूरे देश की गरीबी एक बार में खत्म कर देंगे। ये क्लियर ये बताता है कि आपका मेन मोटिव एनजीओ का है ही नहीं, आपने बिना बात के रजिस्ट्रेशन ले लिया है। सो रिलीफ टू पुअर डज नॉट मीन बेटरमेंट ऑफ द ऑल पुअर पीपल लिविंग इन द कंट्री। द रिलीफ शुड बी ए सेक्शन ऑफ पीपल। जैसे मैंने बोला ना, या तो आप महिलाओं के लिए काम करिए, या बच्चों के लिए काम करिए, या किसी और तरीके से उनकी हेल्प करिए। ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड, शुड बी नॉट एम्बिग्यूअस। क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। CBDT Circular 11/2008 has defined relief to poor as a wide range of object for the welfare of the economically and social disadvantaged or needy purpose such as destitute, orphan, handicapped, disadvantaged women और children। जैसे आपने विडो की हेल्प करी, अनाथ बच्चों की हेल्प करी, हैंडीकैप की हेल्प करी, आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। सीबीडीटी सर्कुलर 11/2008 कहता है कि आपको ये चीज डिफाइन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने त्यागराज चैरिटीज वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1997 के अंदर एक जजमेंट दी थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इसके अंदर वो किसी भी तरह से बिजनेस एक्टिविटी भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम डिसएडवांटेजेस वुमेन की बात करें, उनके लिए हमने एक संस्था बनाई जो कि मोमबत्तियां बनाएंगी। इससे क्या होगा, उस मोमबत्ती जब वो बनाएंगे तो उससे उनकी इनकम होगी, उससे वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे, उसी को बेच करके उसकी सैलरी लाई जाएगी। तो ये इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे, बशर्ते उसका कोई भी जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना ना हो, इतनी इनकम करे जिससे कि वो वहां के लोगों के खर्चा उठा सके। उनका मेन मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिजनेस इनकम करें। ठीक है, जैसे सेक्शन 215 का रिलीफ टू पुअर हमने समझ लिया। सेकंड बी ये कहता है एजुकेशन। अब एजुकेशन किस तरह की एजुकेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम करता हूं, मैंने एक ऐसी संस्था खोली जो कि
ये एजुकेशन, पहले तो एजुकेशन डिफाइन करिए। एजुकेशन मीन्स अ फॉर्मल एजुकेशन दैट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टेन स्किल एंड नॉलेज। जितने भी स्कूल है वो इसके अंदर में कवर होते हैं। सेक्शन 1023 के अंदर में वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उनको उसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। ये एक तरह से फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉर्मल एक टेन्योर होना चाहिए, 2 महीना 4 महीना। ऐसा नहीं कि ठीक है जी आज मैं एक काम करता हूं, आज 10 लोगों को मैंने बुलाया, उनको यह समझाया कि आपको बैठना कैसे है। इज दिस एजुकेशन? नो। एजुकेशन का मतलब है स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर में डेवलपमेंट हो। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जो हम एक बच्चे को पकड़ते हैं, वो कहते हैं देखो अगर आप बस में ऐसे चलोगे, मोबाइल या पर्स ऊपर रखोगे या सामने रखोगे तो कोई भी आपकी चोरी कर सकता है, इसलिए आपको बटन वाली जेब में रखना चाहिए या फिर उसको छुपा करके रखना चाहिए कि वो आपकी चोरी ना करे। हम तो बोलेंगे ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है कि हमने देखो उसको एजुकेट किया। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको एजुकेशन नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे जी दीजिए जी हम तो न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं लोगों को, और मूवी देखना भी तो एक ज्ञान अर्जित करना है, मूवी देख के भी हमें ज्ञान आता है। हम चिड़ियाघर जाते हैं, उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। हम मूवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इससे भी क्या एजुकेशन है? नहीं। एजुकेशन जो कि हो सकता है कि आपके मन में हो कि या नहीं नहीं हम उससे एजुकेट तो होते हैं, बट सेक्शन 215 का क्लॉज बी क्लियरली एजुकेशन को कहता है कि एजुकेशन मीन्स ए सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग और ट्रेनिंग गिवन टू यंग इन प्रिपरेशन वर्क ऑफ लाइफ। इट्स ऑल्सो कनेक्ट्स द होल कोर्स ऑफ स्कूलिश इंस्ट्रक्शन विच ए पर्सन इज रिसीव। किसी भी तरह का एक सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए, आपके पास क्लियरली गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे। आपका एजुकेशन का क्लियरली मोड होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी इसका एक पार्ट है। जैसे कि हम कुछ मोमबत्ती बनाना सिखाते, कंघी बनाना सिखाते, छोटे छोटे पार्ट्स बनाना सिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। वो भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि हम एक तरह से सिस्टमैटिक एजुकेशन उनको दे रहे हैं, वो भी इसका एक पार्ट है। ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो कि लगता है कि नहीं एजुकेशन है, बट वो एजुकेशन होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रेवलिंग इज एजुकेशन बिकॉज यू लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस नॉट कवर्ड। ट्रैवलिंग हम कहेंगे ये भी तो एजुकेशन का पार्ट है। हम क्या करते 10 लोगों को लेके लद्दाख घुमाते, यहां घुमाते, नहीं। ट्रैवलिंग करना एक आपके मन में हो सकता है कि ये एजुकेशन है, बट ये एक्चुअल में एजुकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग मूवी, म्यूजियम में जाना, जू में जाना, ये ऑल्सो हमें लगता है कि नॉलेज गेन करने का पार्ट है, बट इसको हम एजुकेशन की डेफिनेशन में नहीं रख सकते, चैरिटेबल पर्पज की डेफिनेशन में नहीं रख सकते। ए थीफ हु रिमूव योर वॉलेट और सिलेंडर हु चीट्स यू टीच यू ए लेसन एंड इन द प्रोसेस मेक यू वाइजर थ्रू पुअरर। इस तरह का कोई भी हम इसमें आप दिखाएंगे कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किसी भी तरह से आप चोरी ना हो, ये ना हो, तो ये भी एजुकेशन का पार्ट नहीं है। जैसे कि हम अब तो ऐसे हम कहेंगे जी नाइट क्लब जाते हैं, वहां भी हम सोशल लोगों, काफी लोगों से मिलते हैं और इससे भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ये सब गलत है। अगर ऐसा चलने लगा तो हर एक क्लब जो है वो एनजीओ का लाइसेंस ले लेगी और कहेंगे हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम इसमें लोगों को बात करना सिखाते हैं, ये एजुकेशन है। गलत है। हर कोई इसका गलत फायदा उठा करके एजुकेशन के अंदर में रजिस्ट्रेशन ले लेगा, इसलिए सरकार स्ट्रिक्टली कहती है ये एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया वोकेशनल ट्रेनिंग वो इसमें कवर है ही। नेक्स्ट अगर हम देखें उसका जो योगा, नेक्स्ट पार्ट आता है योगा। ठीक है। योगा सिंपल है, पहले भी मैंने आपको क्लियर करा है कि पहले ये 215 के डेफिनेशन में नहीं था, और फाइनेंस एक्ट 2015 में अमेंड करके चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में इसको रखा गया है, सेक्शन 215 में रखा गया है। द एक्टिविटी योगा हैज बीन वन ऑफ द फोकस एरिया इन प्रेजेंट टाइम इन ऑल्सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हैज ऑल्सो बीन ग्रांटेड टू बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इसको ग्रांट दे दिया है और इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है और इससे मेडिकल रिलीफ वगैरह काफी मिला है, इसलिए इसको 215 के अंदर स्थान देना बहुत जरूरी था। अर्लियर योगा वाज कंसीडर्ड एज ए चैरिटेबल एक्टिविटी अंडर द लिम एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर, जो पहले जी में हमने देखा था कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर में रखा जाता था, बट इसको एक सेपरेटली जगह मिल गई है।
तो हमने एक तरह से रिलीफ ऑफ पुअर समझ लिया, एजुकेशन समझ लिया, योगा तक समझ लिया। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेडिकल रिव्यू, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और जीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये लग रहा होगा कि हम सेक्शन 2 सेक्शन 15 को इतना डिटेल्ड में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यही बेस है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अगर ये हमें सेक्शन 215 समझ में आ गया तो आगे पूरी एनजीओ स्टडी करने में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं उसके 215 के आगे के प्रोविजन के लिए। थैंक यू।